नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, दिन था शनिवार, तारीख थी 27 जुलाई। दोस्तों, जगह थी ओल्डी राजेंद्र नगर में। दोस्तों, आईएस स्टडी सर्कल की लाइब्रेरी शाम के तकरीबन 7 बजे थे। दोस्तों, 2-3 दिन से लगातार बारिश के कारण इंस्टीट्यूट के बाहर की सड़क पर काफ़ी दोस्तों पानी भर चुका था और वीकेंड होने के बावजूद तकरीबन 15 के आसपास छात्र उस लाइब्रेरी में दोस्तों पढ़ रहे थे। तभी दोस्तों इंस्टीट्यूट के बाहर तेज स्पीड से ये कार यानी गाड़ी इंस्टीट्यूट के लोहे के गेट से टकराता है और पानी के प्रेशर से लोहे का गेट दोस्तों टूट जाता है और सड़क पर मौजूद पानी गेट को चीरते हुए अंदर बेसमेंट में भरने लगता है। अचानक इतना पानी आने से बेसमेंट में मौजूद लाइब्रेरी के बाहर लगा बायोमेट्रिक लगा होता है, वो सिस्टम दोस्तों फेल हो जाता है और सारे वहाँ के फंस जाते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता और बेसमेंट में 8 से 10 फीट पानी दोस्तों भर जाता है और इसके बाद 10 से 15 मिनट बाद पुलिस को मदद के लिए दोस्तों एक मैसेज किया जाता है छात्र की तरफ से और 15 मिनट के बाद पुलिस वहां पहुंचती है और एमसीडी टीम भी दोस्तों वहां पर पहुंचती है। इसके बाद वहां घंटों तक ऑपरेशन चलता है और रात 2 से 3 बजे तक पता चलता है कि इस पूरे हादसे में 3 लोगों की यानी 3 छात्र की मौत हो गई। दोस्तों, मरने वालों में यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली 23 साल की श्रेया यादव भी थी और श्रेया यादव की मदर डेयरी में जॉब लगी हुई थी, मगर वहां आईएएस बनना चाहती थी। उसके फादर ने कर्जा लेकर उसके इंस्टीट्यूट की फीस दोस्तों भरी थी। इसके अलावा सिकंदराबाद की तान्या सोनी और केरल की नेवल डार्विन की भी इस हादसे में दोस्तों जान चली गई। अब तक इस पूरे एक्सीडेंट में 3 बच्चे के मरने की बात दोस्तों सामने आ रही है, जहां तक जानकारी मिल रही है, मगर बहुत सारे बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि मरने वालों का फिगर इससे कहीं ज़्यादा है और छुपाया जा रहा है और पुलिस जानबूझकर सही नंबर सामने नहीं ला रही है। और जैसे ही भारत में हर बड़े हादसे के बाद होता है और हादसा होने के बाद पब्लिक शोर मचाती है तो अथॉरिटी नींद खुलती है और ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए इस हादसे से के बाद जांच हुई तो पता लगा कि जिस बेसमेंट में ये लाइब्रेरी दोस्तों चल रही थी वहाँ वो लाइब्रेरी चलाने की परमिशन ही नहीं थी और उस जगह को तो स्टोरेज के तौर पर यूज होना था। दोस्तों, हंगामा हुआ तो एमसीडी वाले सालों की गहरी नींद से जागे और लोगों को दिखाने के लिए बेसमेंट में चले रहे थे और कुछ इंस्टीट्यूट और लाइब्रेरी पर एक्शन ले लिया। जिस दौरान हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक राव आईएएस इंस्टीट्यूट के ओनर और कोऑर्डिनेटर को भी जुडिशियल कस्टडी में दोस्तों ले लिया गया है और एमसीडी और पुलिस की तरफ से ऐसा माहौल भी बनाया जा रहा है कि सारा कसूर राव इंस्टीट्यूट और मैनेजमेंट का ही था दोस्तों, जिसके चलते चलते लगभग 3 बच्चों की जैसे बचाया रहा है कि जान चली गई। बेशक इस हादसे के पीछे उस इंस्टीट्यूट वाले गुनाहगार नहीं हैं, मगर आप मुझसे पूछे तो हम इस हादसे के लिए एमसीडी और लोकल से ज़्यादा बड़े गुनाहगार हैं। दोस्तों, एमसीडी कह रही है कि बेसमेंट से पानी निकालने में इतना वक्त इसलिए लगा क्योंकि सड़क पर भी 3 फीट पानी भरा हुआ था और अगर ऐसा है तो इन लोगों से पूछो कि अगर सड़क पर भी 3 फीट पानी भरा था तो इसकी कसूरवार क्या लेडी गाम गागा थी या युगांडा की सरकार? सड़क पर 3 फीट पानी किसी के छींक मारने से अचानक भर गया। दोस्तों, सड़क पर इतना पानी इसलिए भरा क्योंकि एमसीडी के मकानों ने वहाँ पर गटर और नालों की सफाई ही नहीं करवाई। और सुनिए इस बच्चे को जो यह कह रहा है कि खुद इसके लैंडलॉर्ड ने कई बार लोकल एमसीडी काउंसलर को कहा था कि भाई नालों की सफाई करवा दो, मगर दोस्तों कोई सुनवाई ही नहीं होती, जैसे कोई सुन ही नहीं रहा है। दूसरी बात सर, मैंने आपको मकान मालिक से बात किया,
उन्होंने बताया कि लगभग 15 से 20 दिन से जाकर काउंसलर से यहाँ बोल रहे थे लगातार कि नालों की सफाई कराई जाए, लेकिन वो नालों की कोई सफाई नहीं करा रहे थे। सर तो यहाँ पे जो हमारे काउंसलर हैं ये उनका भी फेलर है। और हैरानी ये है कि आजकल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दोस्तों एमसीडी पर आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से कब्जा है और दिल्ली के जो मेयर भी है आम आदमी पार्टी के ही दोस्तों हैं और उसी पार्टी से संपर्क रखते हैं। जिस ओल्ड राजेंद्र नगर में दोस्तों हादसा हुआ वहाँ के एमएलए भी आम आदमी पार्टी के ही हैं, मगर बावजूद इसके इस घटना की जिम्मेदार ली जाए और उल्टा उनके मंत्री एलजी और कुछ अधिकारियों को घटना के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और यह भी आम आदमी पार्टी है जो सब एमसीडी में विपक्ष में भी और दिल्ली बदहाली के लिए भी एमसीडी पर कब्जा जमाए है। दोस्तों बीजेपी को हमेशा जिम्मेदारी बताती थी और बोलिए आज जब 3 बेगुनाह बच्चे पढ़ने वाले छात्र मर गए तो पूरे देश में इस खबर की चर्चा हो रही है और फिर संसद तक में मुद्दा गरमा गया है। तो एमसीडी वालों को लगा कि चलो इस सड़क के बाहर के नाले को साफ करवा देते हैं। फिर दोस्तों दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां लोकल अथॉरिटीज मानसून से पहले ही नालों की सफाई नहीं करवाई जाती है। अगर आप इस मकान के एमसीडी के डॉक्यूमेंट भी उठाकर चेक कर लो तो उसमें भी लिखा मिल जाता है कि हमने तो सारे नाले जून में ही साफ करवा लिए थे। मगर दोस्तों हकीकत यह है कि आज इतना बड़ा हादसा हुआ तो एमसीडी वालों को लगा कि चलो नाले साफ करवा लिए जाएं। दोस्तों इतना ही नहीं, इन लोगों की बेशर्मी देखिए कि एमसीडी ऑफिसर बोल रहा है कि नाले की जो सफाई है इसलिए चौंक हो गया है क्योंकि इंस्टीट्यूट वालों ने नालों के ऊपर कंस्ट्रक्शन करके उसे ढक दिया था। फिर दोस्तों इस पर जब रिपोर्ट ने पूछा कि आपने इन्हें रोका क्यों नहीं, फिर दोस्तों वह निर्लज कुमार कहते हैं कि क्या कहते हैं कि सुनिए आप क्या दादागिरी करते हो, गुंडा कैसे गुंडागर्दी बताए, धमकाते हैं और हमें कहीं से कौन आपको धमकाते हैं। फिर दोस्तों एनसीपी वालों को धमकाते हैं और अप्रोच करते हैं कि दिल्ली या देश के किसी भी शहर में पूरे हिंदुस्तान में रहने वाला कौन सा आदमी यह नहीं जानता है कि कैसे लोकल अथॉरिटीज़ रेडी पटरी वालों से हफ्ता वसूलती है। दोस्तों आप अपने शहरों में देखिए जिस फुटपाथ पर आप आम आदमी को चलना चाहिए वहाँ रेडी पटरी वालों के कब्जे होते जा रहे हैं और आप किसी पुलिस वालों से पूछेंगे तो वो कहेगा साहब हमें क्या पता, इन्हें तो अथॉरिटी वालों ने बिठाया है। आप अथॉरिटी वालों से पूछें तो वो कहेंगे कि ये सब पुलिस वाले करवा रहे हैं, सब उन्हीं की सब देन है। मेरा सवाल यह है कि एमसीडी और पुलिस वाले इन रेडी वालों से हफ्ता वसूलने के एक दिन की भी देरी नहीं करते। क्या इन लोगों को महीनों तक यह पता ही नहीं चलता कि किस इंस्टीट्यूट ने कहां कब्जा कर रखा है। दोस्तों बताइए क्या इंस्टीट्यूट वाले इतने बड़े गुंडे हो गए हैं कि पुलिस और एमसीडी को धमकियां दे रहे हैं और किसे झूठ बोल रहे हैं और किसे यह बता रहे हैं। आप जरा सोचो भैया, किससे ऐसा बोलकर किसे बेवकूफ़ बना रहे हो। हकीकत तो दोस्तों यह है कि ओल्ड राजेंद्र नगर से लेकर मुखर्जी नगर तक, पटेल नगर तक, जहां कभी भी बेसमेंट में कोई इंस्टीट्यूट चल रहा है और लाइब्रेरी पढ़ने वाली खुली हुई है दोस्तों वहां पर अवैध कब्जा हुआ है। यह सब इन लोगों की मिली भगत से ही हो रहा है, पुलिस और एमसीडी से। दोस्तों इस इंस्टीट्यूट के जिस बेसमेंट में बिना प्रॉपर परमिशन के लाइब्रेरी चल रही थी उसे लेकर एक स्टूडेंट ने लगभग 26 जून को ही एमसीडी को इसकी शिकायत की थी, मगर कुछ नहीं हुआ। मैं पूछता हूं कि अगर आप जाकर इंस्टीट्यूट पर कार्रवाई कर रहे हो तो वो होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए।
उसके मालिक को जेल भी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मगर इस बात की जांच कौन करेगा कि अगर एमसीडी को महीना भर पहले ही इस लाइब्रेरी के बारे में कंप्लेंट मिली थी तो उसके बाद फिर 1 महीने तक इस पर कोई एक्शन, कोई फैसला क्यों नहीं लिया। दोस्तों, क्या किसी अधिकारी ने वो कंप्लेंट देखी भी नहीं या नहीं देखी? अगर देखी भी होती तो सवाल बनता है कि देखकर अनदेखा किया गया तो उसने देखा क्यों? जिसने भी ऐसा किया उसका नाम सामने लाया जाए। दोस्तों, उससे सख्त कार्रवाई की जाए और उसके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए। और मेरी नज़र में 1 महीने पहले वार्निंग मिलने के बाद, शिकायत मिलने के बाद भी अगर एमसीडी और पुलिस ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया तो असली गुनाहगार वही लोग हैं। अगर यह सफाई लगभग 15 से 20 दिन पहले मानसून के आने से पहले की गई होती तो शायद यह दर्दनाक हादसा बिल्कुल नहीं होता। दोस्तों, जो ओल्ड राजेंद्र नगर के इस एक्सीडेंट को आप इसलिए भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो क्योंकि ये घटना कोई एक्सप्लेन नहीं है। और फैक्ट तो यह भी है कि ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ वैसे एक्सीडेंट इस एरिया में कभी भी और कहीं भी हो सकता है। और खुद बच्चों का यह कहना है कि एरिया में लगभग 95 से प्लस लाइब्रेरी हैं और बेसमेंट भी चलते हैं। लगभग 15 मिनट बारिश आती है तो यहाँ घुटनों तक पानी भर जाता है और उसमें जगह जगह बिजली के खुले तार भी मिल जाएंगे। अभी जब पिछले महीने ही पटेल नगर में जो नीलेश राय था वो लगभग 27-28 साल का एक एक्सप्रेस की मृत्यु हो गई थी और लड़का कोचिंग के बाद अपनी पीजी में जा रहा था और सड़क पर बारिश का पानी भरा हुआ था। तभी इसका मेरा फैसला जाता है कि खुद गिरने से बचने के लिए जिस लोहे के गेट को पकड़ा उस गेट से एक बिजली की खुली तार टकरा रही थी। दोस्तों, जैसे ही नीलेश ने खुद को गिरने से बचाने के लिए उस गेट को पकड़ा उसे जोर का झटका लगा और दोस्तों वहीं उस लड़के की मौत हो जाती है। दोस्तों, आपसे पूछता हूं मैं, किस देश का इतना बड़ा दुर्भाग्य है? क्या हो सकता है जहां दोस्तों इसके बच्चे सड़कों पर करंट खाकर मर रहे हों, जिसकी मौत भगवान ना जबकि खुद जनता की सरकार दे रही हो। बच्चा कल का IAS भी बन सकता था और जयशंकर जी तरह कोई बड़ा डिप्लोमेट भी हो सकता था। दोस्तों, आपने टैलेंट से देश और सोसाइटी का भला कर सकता था। अगर वो कामयाबी हो जाती तो उससे पूरे परिवार की दोस्तों बिल्कुल तरह स्थिति बदल जाती। दोस्तों, उसके जो माँ बाप के सालों की जो स्ट्रगल सफल हो जाती। मगर इस देश में जान की कीमत यह है कि उसके सिटीजन, उसके बच्चे सड़कों पर करंट खाकर दोस्तों तुरंत मर जा रहे हैं। और जो मकान अथॉरिटी वाले हर शाम किसी से उगाही करने में आधा मिनट की भी देरी नहीं करते हैं। दोस्तों, इन लोगों के महीनों तक पता भी नहीं है कि चलता कि कहां पर गड्ढा खुदा है और कहां पर बिजली के नंगे तार लटक रहे हैं। वो कहां पर बिजली है ही नहीं है, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। कहां पर कोई एक्सीडेंट हो सकता है और हर किसी को जैसे कि 2 नंबर का पैसा बनाकर अमीर होना है। और जैसे ओल्ड राजेंद्र नगर में जैसा कोई हादसा होता है तो रातों रात इनके सपनों में ब्रह्मा जी आकर इनको बता जाते हैं कि ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां वहां चल रहा है और वहां जाकर कार्रवाई करो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह निर्लज्ज कुमार वहां पहुंच जाते हैं। इसी तरह पिछले साल लगभग 15 जून को मुखर्जी नगर की ज्ञान बिल्डिंग में आग लगने से लगभग 250 से 300 बच्चों की मौत दोस्तों हो गई थी। उससे 50 बच्चे उस हादसे में चोट आई थी। किस्मत है कि किसी की जान नहीं गई और इसी एक्सीडेंट के बाद फिर दिखावे के लिए कोचिंग सेंटर पर दोस्तों कार्रवाई की गई, जो कि पूरी गहराई से नहीं की गई। मगर इसके बाद भी पिछले साल दिसंबर में गर्ल पीजी में दोस्तों आग लग गई थी। लगभग 30 से 35 लड़कियां उसमें फंसी थी। तब भी बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचाई गई थी। मतलब एक तरफ से यह रिचुअल बन गया है। और पहले एक्सीडेंट होता था, फिर एमसीडी के भ्रष्ट अधिकारी अपनी भांग की नींद से जागते थे।
दोस्तों फिर रस्मी तौर पर 2-4 स्टूड पर एक्शन होता है। इसके बाद जो 2-4 भांग पुड़िया और मार करके लोग सो जाते हैं और तब तक नहीं